सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोलॉजी की दुनिया में। डिस्कस कर रहे हैं अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पोर्शन, जिसमें पहला पार्ट चल रहा है जिसका नाम है डेफिनेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको हाइपरटेंशन और CAD, जिसमें आते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इनके बारे में बेसिक सी जानकारी और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन बता दिए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ेंगे हाइपरटेंशन, CAD, CHF, इन्फेक्शियस या इन्फ्लामेटरी हार्ट डिसऑर्डर और वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर। तो CAD के बाद का पोर्शन अपन पढ़ना स्टार्ट करें, जिसका नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। परिभाषा और पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो यहां अपन डिस्कस करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का बेसिक मतलब क्या होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में सबसे पहले तो कंजेस्टिव वर्ड को हटाओ और हार्ट फेलियर अपन लिखें। हार्ट फेलियर का मतलब है इंसान के हार्ट का फेल होना। हार्ट में तो दो चीजें होती हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो कौन से पार्ट का फेल होना, आपको बता दिया। एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा महत्व नहीं है। फेलियर में अपन काउंट करते हैं किसको, वेंट्रिकल को, क्योंकि एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से केवल 10% ब्लड ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में आता है। तो हार्ट फेलियर का एक और मतलब होगा वेंट्रिकुलर फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की अपन चर्चा करें। नॉर्मल अवस्था के अंदर गॉड ने अपन को एडवांटेज दिया है कि अपने हार्ट की ब्लड सप्लाई होती रहे अच्छी खासी और अपना हार्ट लंबे समय तक चलता रहे, परंतु इसकी कुछ लिमिटेशन भी बांधी। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान के हार्ट को बीमारी की वजह से जरूरत से ज्यादा काम करा लो, या हार्ट के ऊपर आने वाला लोड बढ़ा दो, या हार्ट में जो रिमेनिंग लोड है वो बढ़ा दो, तो हार्ट की मसल स्वतः ही कमजोर होने लग जाएंगी। हार्ट की मसल के कमजोर होने की वजह से जो इसके वेंट्रिकल से निकलने वाला आउटपुट है वह कम हो जाएगा। जैसे नॉर्मल अवस्था में मैंने आपको बताया था कि इसमें 120 ml ब्लड आता है, जिसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। एक नॉर्मल पंपिंग सरकमस्टांस में जब ये नॉर्मल पंप कर रहा है तो 70 ml ब्लड बाहर निकल जाता है, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है, और 50 ml ब्लड इसके अंदर बच जाता है, जिसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहा जाता है। अब यदि आप किसी इंसान के हार्ट में लगातार 120 की जगह 200 ml ब्लड डालने लगो तो बताओ इसकी मसल पर ज्यादा जोर पड़ेगा। 120 की जगह 200 ml ब्लड इसमें डाला जाए, 120 की जगह 200 ml ब्लड इसमें डाला जाए, इसका मतलब है आपने हार्ट पर प्रीलोड को बढ़ा दिया। देखो, जब मैं बीमारी पढ़ाऊंगा तो विद एग्जाम्पल ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे प्रीलोड को। अभी सिंपली बता रहा हूं कि 120 ml की जगह 200 ml डालोगे तो प्रीलोड बढ़ जाएगा, या फिर 120 ml ही आ रहा है और इससे कम निकल रहा है, ज्यादा बच रहा है, 80 ml बच रहा है, 40 ml निकल रहा है, 80 ml बच रहा है, तो बचना 50 ml चाहिए, बच 80 ml रहा है। तो इसका मीनिंग हुआ कि आपने हार्ट पर आफ्टर लोड बढ़ा दिया, आपने हार्ट के ऊपर आफ्टर लोड बढ़ा दिया। तो प्री लोड यदि लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहे या आफ्टर लोड हार्ट पर लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहे
तो इंसान के हार्ट को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जरूरत से ज्यादा काम करने का परिणाम होगा कि ये वाले चैम्बर धीरे धीरे करके डायलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो वेंट्रिकल हैं, जब ये ज्यादा काम करेंगे तो इनमें डायलेशन और हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाएगा। और डायलेशन और हाइपरट्रॉफी होने का मतलब शुरुआत में तो ठीक है, पर आने वाले टाइम में इसकी मसल कमजोर हो जाएंगी, और मसल का कमजोर होने की वजह से इससे जो अपन उम्मीद करते हैं कि 70 ml ब्लड बाहर निकले एक बीट में और 5 लीटर ब्लड बाहर निकले एक मिनट में, वो नहीं निकल पाएगा। मान के चलो 70 की जगह 40 ml ही निकल रहा है, तो इसको गुणा अपन करें तो लगभग 3 लीटर निकल रहा है। उम्मीद कितनी करते हो हार्ट से एक मिनट में कितना निकले? एवरेज 5 लीटर, और निकल रहा है यह 3 लीटर। इसका मतलब बॉडी के टिश्यू को प्रॉपर मात्रा में क्या परफ्यूजन पहुंचेगा जी? नहीं पहुंचेगा। इसी पर्टिकुलर अवस्था को नाम दिया जाता है हार्ट फेलियर। इसी पर्टिकुलर अवस्था को नाम दिया जाता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर बोले तो हार्ट की मसल का अनेबल हो जाना प्रॉपर मात्रा में कार्डियक आउटपुट बाहर निकालने में। हार्ट की मात्रा का प्रॉपर, हार्ट की मसल का अनेबल हो जाना, जिसकी वजह से प्रॉपर मात्रा में कार्डियक आउटपुट बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इसको अपन डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज डिफाइंड एज, द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ हार्ट मसल, inability of heart muscle to pump the enough blood, to pump the enough blood which are required for metabolic need of tissue, which are required for metabolic need of tissue, which are required for metabolic need of tissue। अब देखें, आपके दिमाग में यहां एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर ये क्या बताया आपने? देखो, ये बेसिकली हार्ट फेल होने के कारण हैं, जिनको मैं ब्रॉड वे में आगे पढ़ाऊंगा। किसी इंसान के हार्ट पर आप प्री लोड बढ़ा के रखें या आफ्टर लोड बढ़ाकर रखें, या इंसान के हार्ट से लंबे समय तक ज्यादा काम कराएं, तो हार्ट भी बोल देगा बहुत हो चुका। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? और इसकी मसल कमजोर हो जाएंगी, और कमजोर होने का मतलब है जितना आउटपुट आप इससे उम्मीद कर रहे हैं और आपके बॉडी के टिश्यू को जरूरत है उतना नहीं मिल पाएगा। तो बॉडी के टिश्यू के जरूरत के हिसाब से प्रॉपर मात्रा में कार्डियक आउटपुट का बाहर निकलने में हार्ट की मसल का असमर्थ हो जाना कार्डियक आउटपुट कहलाता है। तो यहां अपन ने बोला है इनएबिलिटी ऑफ हार्ट मसल टू पंप द एनफ ब्लड विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक नीड ऑफ टिश्यू। यहां फिर से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। अगर मैं आपसे टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, कार्डियोजेनिक शॉक की परिभाषा पूछूं तो क्या होगी? दौड़ाओ अपने दिमाग में कार्डियोजेनिक शॉक की परिभाषा। कार्डियोजेनिक शॉक की परिभाषा क्या होगी बताएं? सेम परिभाषा होगी। कार्डियोजेनिक शॉक is defined as the inability of heart muscle
टू पंप द एनफ ब्लड विच आर रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम मेटाबॉलिक नीड ऑफ टिश्यू। देखो दोनों में अंतर है। मेटाबॉलिक का मतलब 100 ml है, हार्ट 80 ml पहुंचा रहा है, तो टिश्यू काम तो कर रहा है बट रो रो के काम कर रहा है, मजा नहीं आ रहा उसको। बट उसको 50 ml 55 ml से भी कम कर देंगे तो शॉक में चला जाएगा, डैमेज होने लग जाएगा, टिश्यू मर जाएगा, वो कार्डियोजेनिक शॉक होगा। तो मिनिमम मेटाबॉलिक नीड से भी कम सर्कुलेट करना या कम पंप करना वो कार्डियोजेनिक शॉक होगा, और केवल कम करना, मेटाबॉलिक नीड से कम करना, वह कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। अभी मैं एक वर्ड बोल रहा था, उस पर भी आप साथियों के दिमाग में क्वेश्चन कि सर ज्यादा काम कराने से हार्ट फेल हो जाता है। हां, आप सोचो जो इंसान 10-20 साल तक लगातार अल्कोहल का सेवन करते हैं, क्या उनका लीवर खराब नहीं होता? लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस हो जाता है, क्यों होता है? अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, और अल्कोहल लेते लेते जो फैट का डाइजेशन लीवर को करना है वो तो कर रहा है, 4 गुना काम कर रहा है। अल्कोहलिक वाले इंसान का लीवर 4 गुना काम कर रहा है, तो लीवर कह देगा बहुत हो चुका, आखिर कब तक मैं काम करता रहूंगा, और एक दिन खराब हो जाएगा। सेम इसमें भी यदि हार्ट से ज्यादा काम कराते हो, उसका एग्जाम्पल आपको बताया जाए तो किसी पर्टिकुलर इंसान में एनीमिया है, किसी पर्टिकुलर इंसान में एनीमिया है, हीमोग्लोबिन है 7 ग्राम, गौर करना। इस इंसान की हार्ट रेट बताओ 100 से ज्यादा होंगी। इस इंसान के हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे, क्योंकि बॉडी के टिश्यू को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो बॉडी का टिश्यू ब्रेन से कह रहा है भैया कुछ तो करो। ब्रेन ने हार्ट रेट बढ़ा दी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिए, 7 ग्राम 7 साल तक रहा। इस इंसान का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम 7 साल तक रहा। 7 साल बाद आप इसकी इको कराओ, 7 साल बाद आप इस इंसान की इको कराओ, इको कराने के बाद आपको यह कंडीशन मिलेगी। इको कराओ, ये मिलेगा एलवीएच हो गया भैया, एलवीएच हो गया। 7 साल से बेचारे हार्ट से काम करा रहे हो और अब भी ठीक कर दो, अदरवाइज तो फेल हो जाएगा, मसल कमजोर हो जाएंगी। इसका मतलब ऑर्गन जो अपनी बॉडी में बने हैं वो लिमिटेड वर्जन के लिए, अब आप उनको ज्यादा काम कराओगे तो ऑफिशियल सी बात है कि उनमें कमजोरी आएगी। तो ज्यादा काम कराना, प्री लोड बढ़ना, आफ्टर लोड बढ़ना, यह सारे के सारे हार्ट फेलियर के कारण हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब अगले पॉइंट पर आ जाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं हार्ट फेलियर इज ए एक्यूट कंडीशन और क्रॉनिक कंडीशन। हार्ट फेलियर कैसी कंडीशन है? क्या ऐसा हो सकता है कि शाम को सही था, सुबह हार्ट फेल हो गया? नहीं। हां, एमआई हो सकता है। शाम को सही था, सुबह एमआई हो गया। देखो एमआई का मतलब होता है परमानेंट हार्ट की मसल का डैमेज हो जाना, परमानेंट नेक्रोसिस। फेलियर का मतलब होता है कमजोर हो जाना। किसी इंसान में एमआई हुआ है तो एमआई होने के बाद मसल कमजोर हो सकती हैं, यानी एमआई की वजह से सीएचएफ हो सकता है, एमआई की वजह से सीएचएफ हो सकता है, बोले तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। तो शुरू में तो हार्ट खुद कंपनसेट करता है, फिर धीरे धीरे करके कमजोर होता जाता है। तो इट इज नॉट ए एक्यूट कंडीशन। हार्ट फेलियर इज नॉट ए एक्यूट कंडीशन, इट इज ए क्रॉनिक कंडीशन। इट इज ए क्रॉनिक कंडीशन। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। चूंकि हार्ट में 2 साइड के चेंबर होते हैं, राइट वाला वेंट्रिकल यदि कमजोर पड़ जाए, राइट वाला वेंट्रिकल यदि कमजोर पड़ जाए तो कंडीशन को नाम देंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर या राइट साइडेड वेंट्रिकुलर फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर या राइट साइडेड वेंट्रिकुलर फेलियर। इसी तरीके से यदि लेफ्ट साइड का कमजोर हो जाए तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या लेफ्ट साइडेड वेंट्रिकुलर फेलियर, एक ही बात है। तो हार्ट फेलियर 2 तरह का होगा, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड। हार्ट फेलियर 2 तरह का होगा, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड।
और यहां अपन इसमें बात करें हार्ट फेलियर का कितना हुआ है, कितना कमजोर हुआ है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 कैटेगरी का होता है। तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है क्या, इसका पता लगाने के लिए एक पैरामीटर है। उस पर्टिकुलर पैरामीटर का नाम है इजेक्शन फ्रैक्शन। उस पर्टिकुलर पैरामीटर का नाम है इजेक्शन फ्रैक्शन। क्या होता है जी इजेक्शन फ्रैक्शन? देखें, इजेक्शन फ्रैक्शन को निकालने का फॉर्मूला है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बटे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम गुणा 100। इजेक्शन फ्रैक्शन को निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है, देखें आप। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बटे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम गुणा 100। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, स्ट्रोक वॉल्यूम बटे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम गुणा 100। स्ट्रोक वॉल्यूम बटे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम गुणा 100। अब निकाल के देखें, मेरा या आपका 120 ml आ रहा है, 50 ml बच रहा है, कितना बाहर गया 70 ml। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 गुणा 100, एवरेज आता है ये 55 to 65%। आपके मेरे हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, यह इस बात को बताता है कि अपना हार्ट कितना अच्छे से काम कर रहा है, कितना % काम कर रहा है। तो आपका मेरा हार्ट 55 से 65% काम कर रहा है। 120 ml आ रहा है, 70 ml से ज्यादा या 70 ml बाहर निकल रहा है, तो लगभग 50% से ज्यादा बाहर निकल रहा है। अच्छा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा तो भी क्या यही कंडीशन होगी? नहीं, 50 ml बाहर निकलेगा। तो सोचो 50 बटे 120 गुणा 100, 50 बटे 120 गुणा 100 तो लगभग 40 से 50 के बीच में आएगा। तो इंसान का इजेक्शन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इंसान का इजेक्शन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यदि इजेक्शन फ्रैक्शन 45 से 55% के बीच में हो तो इसको माइल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलेंगे। 30 से 45 हो तो मॉडरेट बोलेंगे, और 30 से भी कम हो जाए तो इसको सीवियर हार्ट फेलियर में काउंट करेंगे। तो ये हार्ट फेलियर की डिग्री है। हार्ट फेलियर का पता लगाने के लिए कौन से पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं अपन? इजेक्शन फ्रैक्शन। देखो, इकोकार्डियोग्राफी जब अपन कराते हैं तो इस पर सबसे पहले निगाह जाती है कि इंसान का इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है। 50 से ऊपर है, हाँ ठीक है, हार्ट दौड़ रहा है भैया। इजेक्शन फ्रैक्शन 50 से ऊपर है, इसका मतलब इंसान का हार्ट दौड़ रहा है, बड़े अच्छे से काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? इसके बाद अपन बात करें, हार्ट फेलियर की बात करते हैं। हार्ट फेलियर हुआ राइट साइडेड, ये वाला हार्ट फेल हुआ, ये वाला चैम्बर फेल हुआ, राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। नॉर्मली 120 ml इसमें आए, 70 ml निकलना चाहिए, परंतु 120 ml आ तो रहा है, निकल रहा है 50 ml। बच कितना रहा है? 70 ml। कितना ml एक्स्ट्रा बचा? 20 ml। इसका मतलब पीछे भी कितना एक्स्ट्रा बचा? 20 ml। 20 ml नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पर जो सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा है उनमें दबाव बढ़ेगा बैक साइड में।
तो सुपीरियर वीना कावा से जुड़ी हुई जुगुलार वेन का डिस्टेंशन हो जाएगा। जुगुलार वेन के साथ साथ इंफीरियर वीना कावा में सबसे ज्यादा ब्लड देने वाली हिपैटिक वेन लीवर में पानी भर जाएगा। लीवर में पानी भरेगा तो पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा, स्प्लीन में पानी भर जाएगा। पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो एब्डोमिनल कैविटी में पानी भर जाएगा। फिर नीचे अपन बात करें लेग के अंदर सिफेनस वेन, वहां लीक होगी तो एंकल एडिमा हो जाएगा। पैरों में पानी भर गया, स्प्लीन में, पेट में, लीवर में, जुगुलार वेन में, किसी भी पार्ट की ब्लड सप्लाई या फ्लूइड सप्लाई का ज्यादा हो जाना, यह कहलाता है कंजेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंजेशन। इसका मतलब राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो सिस्टेमिक ऑर्गन में कंजेशन होगा। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो सिस्टेमिक ऑर्गन में कंजेशन होगा। इसी तरीके से यदि ये वाला चैम्बर फेल हो रहा है लेफ्ट साइडेड, तो यहां दबाव पल्मोनरी वेन में बढ़ेगा और इन वेन में बढ़ेगा तो दबाव लंग्स में जाएगा, लंग्स में पानी भरेगा। इसको बोले पल्मोनरी कंजेशन। क्या बोले? पल्मोनरी कंजेशन। तो गौर करो भैया, हार्ट फेलियर दो तरह का ही तो होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर कोई सा भी साइडेड हो, कंजेशन होना तय है। हार्ट फेलियर कोई सा भी साइडेड हो, कंजेशन होना तय है। सो दैट्स वाई आपने किसी भी किताब में पढ़ा होगा, हार्ट फेलियर में हमेशा लिखा आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट फेलियर चाहे किसी भी तरह का हो, कंजेशन होना निश्चित है। सो दैट्स वाई द हार्ट फेलियर इज ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो कंजेशन होगा सिस्टेमिक ऑर्गन में, और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो पल्मोनरी कंजेशन होगा। सिस्टेमिक कंजेशन और पल्मोनरी कंजेशन। सो दैट्स वाई द हार्ट फेलियर इज ऑलवेज नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसीलिए हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से जाना जाता है। दैट इज द बेसिक्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब क्यों हो जाता है हार्ट फेलियर, इसके स्पेसिफिक कॉज होते हैं जो आगे मैं आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या सीखा आपने कि ये हार्ट की नॉर्मल क्षमता है, इसका कम हो जाना हार्ट फेलियर। कम हो जाएगी क्षमता तो इससे निकलने वाला ब्लड कम। निकलने वाला ब्लड क्या है? कार्डियक आउटपुट। तो बॉडी के टिश्यू को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या ब्लड सप्लाई होगी? नहीं। इसी अवस्था का नाम है हार्ट फेलियर। अगर यह सप्लाई मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से कम हो जाए तो कार्डियोजेनिक शॉक। तो एक ही अंतर है परिभाषा में, कार्डियोजेनिक शॉक में मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड लिखेंगे अपन, और इसके अंदर केवल मेटाबॉलिक डिमांड लिख रहे हैं। हार्ट फेलियर एक एक्यूट कंडीशन है या क्रोनिक कंडीशन है। दो तरह का होगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में सिस्टेमिक ऑर्गन में कंजेशन होगा और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में पल्मोनरी ऑर्गन में कंजेशन होगा। तो कंजेशन होना तो तय है। So that's why the heart failure is also known as congestive heart failure. अब ये जो congestive heart failure है, कितना काम नहीं कर रहा, कितना काम करना चाहिए? अच्छा, कितना काम नहीं कर रहा, इसका कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए इको करा लो, और इको में देख लो आप इजेक्शन फ्रैक्शन। इको में देख लो इजेक्शन फ्रैक्शन। द फॉर्मूला ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन स्ट्रोक वॉल्यूम बटे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम गुणा 100। नॉर्मल इंसान का कितना होना चाहिए इजेक्शन फ्रैक्शन? 55 से 65।
अगर यह कम होने लग जाए इसका मतलब हार्ट ने काम करना कम कर दिया है, इंसान का हार्ट फेलियर में जा चुका है। इन डिग्री पे आए तो उसी हिसाब से इसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हार्ट फेलियर की कैटेगरी में अपन काउंट करते हैं। तो इट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हार्ट फेलियर। परिभाषा देख लिया आपने। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ हार्ट मसल to pump the enough blood which are required for metabolic need of tissue. It is the inability of heart muscle to pump the enough blood which are required for metabolic need of tissue. तो ये आपकी तीसरी बीमारी का डिस्क्रिप्शन हो गया, जिस बीमारी का नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। पहली बीमारी हाइपरटेंशन, इसके बाद CAD कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, इसके बाद अच्छा हार्ट फेलियर में एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया। देखो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को एक और फॉर्मूले से दर्शा सकते हैं अपन। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट पर क्या फर्क पड़ेगा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। साथ में दूसरी चीज क्या देखने को मिलेगी? कंजेशन। दूसरी चीज क्या देखने को मिलेगी? कंजेशन। कंजेशन दो तरीके से देखने को मिलेगा। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो सिस्टेमिक कंजेशन देखने को मिलेगा। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो सिस्टेमिक कंजेशन देखने को मिलेगा, और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलेगा। तो वह सारी की सारी अवस्था जिसमें कार्डियक आउटपुट कम हो जाए और पल्मोनरी या सिस्टेमिक ऑर्गन में कंजेशन हो, द ऑल कंडीशन आर इंक्लूडेड अंडर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यानी एक बेसिक सी बात हो गई, इंसान का कार्डियक आउटपुट कम हो जाना और सिस्टेमिक और पल्मोनरी ऑर्गन में कंजेशन होना, द कंडीशन इज नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आगे बढ़े, इसके बाद चौथे नंबर की बीमारी जिसका नाम है हार्ट के वाल का खराब हो जाना, that is the valvular heart disease. valvular heart disease देखें, वाल्वुलर हार्ट डिजीज जैसा कि आपको बताया कि हार्ट के वाल्व का नैरो हो जाना, हार्ट के वाल का नैरो हो जाना, ये हार्ट का वाल है जिसकी ओपनिंग ये है। इस पर या तो कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया, या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, या थ्रोम्बस का डिपोजिशन हो गया। तो जो इसका पहले डायामीटर था उससे कम हो गया। इससे कम होने की वजह से ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड नीचे वाले चैम्बर में नहीं आ रहा है। ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड नीचे वाले चैम्बर में नहीं आ रहा है। बीमारी को नाम देंगे अपन ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस। बीमारी का नाम होगा ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस। पहली बीमारी, परिभाषा बोल रहा हूं, गौर से सुनना। इट इज डिफाइन एज ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो। इट इज डिफाइन एज ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ वाल्व। It is defined as obstruction to the blood flow from right atrium to right ventricle due to the narrowing of valve. वाल्व के नैरो होने की वजह से। क्यों हो गया वाल्व नैरो? कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया,
थ्रोम्बस का डिपोजिशन हो गया या कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया, इसका परिणाम क्या होगा वो भी देख लें। ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस हुआ, यहां से यहां जाने वाले ब्लड में कमी आएगी। नॉर्मली ऊपर से नीचे 70 ml ब्लड आ रहा था, 50 ml इसमें पहले से बचा हुआ था। 70 और 50 120, 120 में से 70 ml यहां बाहर निकल रहा था। अब सोचो, ऊपर जब ये वाल नैरो हो गया तो क्या 70 ml आएगा? नहीं, मान के चलो 50 ही आ रहा है और 50 बचा हुआ है 100। पहले कितना भर रहा था? 120। तो क्या प्रॉपर मात्रा में 70 ml बाहर निकलेगा? नहीं। कितना बाहर निकला? 50 ml। सोचो 50 ml बाहर निकला, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? कम। कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? कम। नंबर 2, यहां से 70 ml की जगह 50 ml आया तो यहां 20 ml ज्यादा बचा। 20 ml ज्यादा बचा तो दबाव गया पीछे वीना कावा में। बताओ, कंजेशन हुआ? कंजेशन हुआ। देखो परिस्थिति, कार्डियक आउटपुट कम हो गया इस बीमारी में और कंजेशन हो गया। कार्डियक आउटपुट कम हो गया, साथ में कंजेशन हो गया। अभी अभी पढ़ी है, कार्डियक आउटपुट का कम होना और कंजेशन होना। व्हाट इज दिस? दैट इज द हार्ट फेलियर। द कंडीशन ऑफ ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस लीड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। लीड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कौन सा हार्ट फेलियर होगा भैया? राइट साइडेड हार्ट फेलियर। कौन सा हार्ट फेलियर होगा? राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इज दैट क्लियर? ये पहली बीमारी हो गई जिसका नाम है ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस। पहली बीमारी जिसका नाम है ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस। अगली बीमारी को जाने अब। अगली बीमारी, ये वाला वाल नैरो हो गया, ये वाला वाल नैरो हो गया। इस वाल का नैरो होना, बीमारी को नाम दे दो पल्मोनरी स्टीनोसिस। बीमारी को नाम दे दो पल्मोनरी स्टीनोसिस। अच्छा, इसके नैरो होने का परिणाम क्या होगा? इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा प्रॉपरली जितना जाना चाहिए। ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई। परिभाषा सुने गौर से। इट इज डिफाइंड एज ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो। इट इज डिफाइंड एज ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ वाल्व। ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ वाल्व। ये वाल नैरो होने का कारण सेम होगा। कोलेस्ट्रॉल जम गया होगा, कैल्शियम जम गया होगा, थ्रोम्बस जम गया होगा। परिणाम क्या होगा? वाल के नैरो होने का परिणाम क्या होगा? देखो पहले क्या हो रहा था, इसमें 150 ml बचा हुआ था, 70 ml आ रहा था, 120 हो गया, 70 ml बाहर निकल रहा था। अब क्या होगा? ऊपर से टोटल 120 ml, क्या वाल के नैरो होने से 70 ml बाहर निकल पाएगा? नहीं, 50 ml ही बाहर निकलेगा। 50 ml बाहर निकलना बोले तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। इंसान में कार्डियक आउटपुट कम होगा, साथ में 50 ml बाहर निकलेगा तो बचेगा कितना? 70 ml। कितना एक्स्ट्रा बचा? 20 ml। ऊपर से भी 20 ml कम आएगा तो 20 ml इसमें एक्स्ट्रा। वीना कावा में दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो कंजेशन, दबाव बढ़ेगा तो सिस्टेमिक ऑर्गन में कंजेशन। बताओ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ और कंजेशन हुआ। जाना पहचाना सा लग रहा है, अभी अभी जाना था अपन ने। क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कौन सा हार्ट फेलियर होगा?
कौन सा हार्ट फेलियर होगा? राइट साइडेड हार्ट फेलियर, यानी यह अवस्था भी राइट साइडेड हार्ट फेलियर को लीड करेगी। इज दैट क्लियर? ये दूसरी बीमारी हो गई जिसका नाम हो गया पल्मोनरी स्टीनोसिस। अब हार्ट की अगली बीमारी को जाने आप। अगली बीमारी जिसके अंतर्गत वाल्व से जुड़ी हुई मसल कमजोर हो जाती हैं। देखो इसका थोड़ा बहुत व्यू मैंने आपको एनाफिजियोलॉजी में भी बता दिया था। ये वाल्व बंद होता है इस तरीके से। अब ये वाल्व इस तरीके से बंद हो रहा है, प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा। ये वाल्व ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। अब ये क्लोज यूं हो रहा है, बोलो दोनों में गैप है। दोनों में गैप होने का परिणाम क्या होगा? जब नीचे वाला चैम्बर सिस्टोल करेगा तो ब्लड आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा, आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा। इस पर्टिकुलर अवस्था को नाम देंगे ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। इस अवस्था को नाम देंगे ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। देखें, रीगर्जिटेशन का मतलब होता है ब्लड का बैक फ्लो होना नीचे वाले चैम्बर से ऊपर वाले चैम्बर में। ऊपर वाले से नीचे वाले चैम्बर में तो जाता ही है। इस बीमारी में नीचे वाले चैम्बर से ब्लड ऊपर वाले चैम्बर में आता है, दैट इज द रीगर्जिटेशन। क्यों आता है? क्योंकि वाल्व बंद नहीं हो रहा, वाल्व प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा। तो परिभाषा सुने, ट्राइकस्पिड रीगर्जी, इट इज डिफाइंड एज द बैक फ्लो ऑफ ब्लड from lower chamber to upper chamber. It is defined as the back flow of blood from lower chamber to upper chamber during the systole of ventricle. During the systole of ventricle. क्यों? Due to the incomplete closure of valve. वाल्व के प्रॉपरली बंद नहीं होने की वजह से जब नीचे वाला चैम्बर सिस्टोल करेगा तो ब्लड का बैक फ्लो होगा ऊपर वाले चैम्बर में। इस अवस्था को रीगर्जिटेशन के नाम से जाना जाता है। देखो इसका परिणाम क्या होगा। ये वाला चैम्बर, इसमें ब्लड भर गया 120 ml। अब इसको सिस्टोल करना है। ये जब सिस्टोल करेगा तो ये वाल्व ओपन होगा। इसको इसमें से 70 ml ब्लड बाहर निकालना है, परंतु ऊपर वाला वाल्व भी थोड़ा सा खुला हुआ है। इसका परिणाम यह होगा कि यहां 70 ml की जगह कितना आएगा? 50 ml, और 20 ml बैक में जाएगा। 20 ml पीछे वाले चैम्बर में जाएगा, तो पीछे वाले चैम्बर में 20 ml ब्लड बढ़ा, और ये बढ़ा तो रिसीव नहीं होगा। इसका मतलब वापस से वेन में कंजेशन होगा, और यहां 70 ml निकलना था, केवल कितना बाहर निकला? 50 ml। इसका मतलब कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? कम हो गया। कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? कम हो गया। देखो जाना पहचाना सा लग रहा है। कार्डियक आउटपुट का कम होना और कंजेशन होना, कौन सी अवस्था आ जाएगी? हार्ट फेलियर। कौन सा हार्ट फेलियर? राइट साइडेड हार्ट फेलियर। कौन सा हार्ट फेलियर? राइट साइडेड हार्ट फेलियर। देखो इसको फिर से समझो। ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, वाल इस तरीके से ओपन और इस तरीके से क्लोज। वाल की मसल के वीक होने की वजह से यह प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा। अब जब नीचे वाला चैम्बर सिस्टोल करेगा तो उससे ब्लड आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा। अगर नीचे वाला चैम्बर उसी फोर्स के साथ कंट्रोल करे तो आगे 70 ml ब्लड की जगह 50 ml ही जाएगा और 20 ml बैक में आएगा। इसी को तो रीगर्जिटेशन बोलेंगे। तो परिभाषा इस बीमारी की हुई, इट इज डिफाइंड एज बैक फ्लो ऑफ ब्लड from right ventricle to right atrium, from right ventricle to right atrium during the systole of right ventricle।
क्यों? ड्यू टू द इनकंप्लीट क्लोजर ऑफ वाल्व। तो जब ये चेंबर सिस्टोल करेगा तो 50 ml तो आगे आ गया, आना चाहिए 70, बट 20 ml पीछे चला गया। तो यहां 50 ml ही आया, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट कम हुआ, और पीछे 20 ml गया तो यहां वेन में जाएगा, बैक में, तो बैक में जाएगा तो कंजेशन होगा। तो कंजेशन होना और कार्डियक आउटपुट कम होना, इसी को तो हार्ट फेलियर बोल रहे हैं अपन, इसी को तो हार्ट फेलियर बोल रहे हैं। और राइट वाले वाल्व की बात है तो कौन सा हार्ट फेलियर होगा? राइट साइडेड। ये वाल्व की चौथी बीमारी हो गई, सॉरी तीसरी बीमारी हो गई, जिसका नाम है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। आगे बढ़े आप। चौथी बीमारी पल्मोनरी वाल्व नैरो। पल्मोनरी वाल्व में इसी तरह की समस्या आ गई, पल्मोनरी वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा, पल्मोनरी वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा, प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा। इसका मतलब जब ये वाला चैम्बर सिस्टोल करता है तो 70 ml ब्लड को बाहर निकाल देता है। कितना बाहर निकला? 70 ml। अब ये जब डायस्टोल करता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है। देखिए मैं राइट वाली बात कर रहा हूं, बट डायग्राम के वजह से यहां पर लिख रहा हूं। ये वाला वाल्व बंद हो जाता है जब डायस्टोल करता है। तो जब ये डायस्टोल करता है, ये वाला वाल्व प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा, तो नीचे वाले चेंबर से ब्लड का बैक फ्लो होगा। तो इट इज डिफाइन एज बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू राइट वेंट्रिकल ड्यू टू द इनकंप्लीट क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व, ड्यू टू द इनकंप्लीट क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व। और इस अवस्था या बीमारी को अपन नाम देते हैं पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। इस बीमारी को अपन नाम देते हैं पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। गौर करो, इस चैम्बर ने 70 ml ब्लड बाहर निकाल दिया, परंतु अब ये जब डायस्टोल करेगा तो बैक फ्लो होगा 20 ml, फिर एंटर कर जाएगा। तो 70 में से 20 तो पीछे ही चला गया, और 20 पीछे गया तो बचा कितना? 50। 50 बचने का मतलब कार्डियक आउटपुट क्या हुआ? कम। और 20 बैक में पहुंच गया, यहां 20 एक्स्ट्रा, इसका मतलब ऊपर से 20 कम आएगा तो 20 यहां एक्स्ट्रा, और यहां 20 एक्स्ट्रा होगा तो बताओ वेन में क्या होगा? कंजेशन। फिर से वही कहानी दोहराई गई, कार्डियक आउटपुट कम हो गया और सिस्टेमिक ऑर्गन में कंजेशन हो गया। इसकी वजह से भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। कौन सा साइडेड होगा? राइट साइडेड होगा। कौन सा साइडेड होगा? राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा। इज दैट क्लियर? तो देखें, एक तो स्टीनोसिस हो गया, रिगर्जिटेशन हो गया, दोनों तरह के वाल्व, ऊपर वाला ट्राइकस्पिड, नीचे वाला पल्मोनरी वाल्व, नीचे वाला पल्मोनरी वाल्व। अब इससे आगे अपन डिस्कस करें। ट्राइकस्पिड वाल्व की एक और बीमारी। ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होता है तो क्लोज होने के दौरान इसके लीफलेट ऊपर वाले चैम्बर में प्रोट्रूज हो जाते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होता है तो क्लोजर के दौरान इसके लीफलेट ऊपर वाले चैम्बर में प्रोट्रूज हो जाते हैं। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग होनी चाहिए, बट ये ओपन और ये क्लोजिंग, यानी प्रोट्रूजन ऑफ वाल्वुलर लीफलेट इनटू अपर चैम्बर। अपर चैम्बर में वाल के लीफलेट का प्रोट्रूज हो जाना अपनी नॉर्मल जगह को छोड़कर, इस अवस्था को नाम देते हैं प्रोलैप्स। तो ट्राइकस्पिड वाल्व का क्लोज होने के दौरान ऊपर वाले चैम्बर में प्रोट्रूजन हो जाना,
ट्राइकस्पिड वाल्व का क्लोज होने के दौरान ऊपर वाले चैम्बर में प्रोट्रूज हो जाना, इस अवस्था को नाम देते हैं ट्राइकस्पिड प्रोलैप्स। गौर करो, देखो प्रोलैप्स हो गया, वाल्व के बंद होने के दौरान ऐसे बंद होना चाहिए, बट ऐसे बंद हो रहा है। अच्छा, ये वाला वाल्व बंद होगा तो नीचे वाला चैम्बर सिस्टोल करेगा। अब ये ऐसे बंद हो रहा है, नीचे वाला चैम्बर सिस्टोल करेगा तो ब्लड आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा। यानी प्रोलैप्स होने पर रीगर्जिटेशन होना तो तय है। प्रोलैप्स होने पर रीगर्जिटेशन होना तो तय है, रीगर्जिटेशन होना तय है तो कॉमन सी बात है, वही घटना दोहराई जाएगी। कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? हार्ट फेलियर। कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? आंसर है हार्ट फेलियर। तो ये सारे के सारे वाल्वुलर डिसऑर्डर हार्ट फेलियर को लीड करते हैं। ऊपर वाले वाल्व की पहली बीमारी, वाल्व का नैरो होना, स्टीनोसिस, प्रॉपर बंद नहीं होना, रीगर्जिटेशन, ऊपर प्रोट्यूज होना, प्रोलैप्स। तो इसको डिफाइन करूं तो परिभाषा दूंगा, इट इज डिफाइंड एज प्रोट्रूजन ऑफ वाल्वुलर लीफलेट इनटू द अपर चैम्बर, इनटू द अपर चैम्बर ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ वाल्व। अब आप ये भी समझ रहे हैं कि इस वाले वाल्व में भी प्रोलैप्स होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन नीचे वाले वाल्व में प्रोलैप्स नहीं होता। इनके लीफलेट इतने छोटे होते हैं कि इनमें प्रोलैप्स नाम की बीमारी नहीं होती। तो नीचे वाले दोनों साइड के वाल्व का प्रोलैप्स नहीं होता। ये वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर मैंने आपको केवल और केवल राइट चैम्बर के सिखाए हैं, लेफ्ट चैम्बर के मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस बोला, यहां मैं बोलूंगा मिट्रल स्टीनोसिस। पल्मोनरी स्टीनोसिस, यहां मैं बोलूंगा आयोटिक स्टीनोसिस। ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, मिट्रल रीगर्जिटेशन। पल्मोनरी रीगर्जिटेशन, आयोटिक रीगर्जिटेशन। ट्राइकस्पिड प्रोलैप्स, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। तो जो 5 बीमारियां राइट वाले चैम्बर में हैं वही लेफ्ट वाले में होगी। परिभाषा में जो आपने राइट एट्रियम बोला, इनकी परिभाषा में राइट वेंट्रिकल आ जाएगा। जहां आपने राइट वेंट्रिकल बोला वहां लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा। जहां आपने पल्मोनरी आर्टरी बोला वहां पर अयोटा आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से वन साइडेड अपन पढ़ लें तो क्लियर होगा। और राइट वाले वाल में बीमारी होने पर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है। राइट वाले वाल में बीमारी होने पर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है। लेफ्ट वाले वाल में बीमारी या लेफ्ट वाल के खराब होने पर क्या होगा? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर। हर बीमारी का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया। हर बीमारी में कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है और कंजेशन हो रहा है। कार्डियक आउटपुट का कम होना और कंजेशन होना, इसी अवस्था का नाम होता है हार्ट फेलियर। आगे और ब्रॉड वे में पढ़ेंगे अपन। ये वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर का बेसिक कंसेप्ट हो गया। कम ऑन टू द लास्ट नंबर 5। नंबर 5 जिसका नाम है इन्फ्लामेटरी या इन्फेक्शियस हार्ट डिसऑर्डर। इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस हार्ट डिसऑर्डर। देखें, जानते हैं अपन हार्ट की 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली का नाम एंडोकार्डियम, बीच वाली का नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है मायोकार्डियम, सबसे बाहर वाली जो 2 लेयर से मिलकर बनी है विसरल और पैराइटल, दैट इज द पेरिकार्डियम। किसी कारण से हार्ट की किसी भी वाल में इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए या हार्ट का ऑपरेशन हो रहा हो, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा हो,
उस सरकमस्टांस के दौरान किसी भी लेयर में यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड कर जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। एंडोकार्डियम में भी हो सकता है, मायोकार्डियम में भी हो सकता है, पेरिकार्डियम में भी हो सकता है। तो यदि इन्फेक्शन एंडोकार्डियम में होता है, यदि इन्फेक्शन एंडोकार्डियम में होता है तो एंडोकार्डियम में इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा। द इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम इज नोन एज एंडोकार्डाइटिस। द इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम इज नोन एज एंडोकार्डाइटिस। यदि यह इन्फेक्शन मायोकार्डियम में हो, यदि यह इन्फेक्शन मायोकार्डियम में हो तो मायोकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। द कंडीशन इज नोन एज मायोकार्डाइटिस। द कंडीशन इज नोन एज मायोकार्डाइटिस। और पेरिकार्डाइटिस में है तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा पेरिकार्डियम का। कंडीशन इज नोन एज पेरिकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। इज दैट क्लियर? तो हार्ट की लेयर का इन्फ्लामेशन होना। अब यहां पर मैं बात करूं कौन सी कार्डाइटिस है जिसकी वजह से एमआई हो सकता है। तीनों कार्डाइटिस में से कौन से कार्डाइटिस में मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है? समझ में आ रहा है आपको? मायोकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है। द मायोकार्डाइटिस लीड टू मायोकार्डियल इन्फाक्शन। नंबर 1। कौन सा कार्डाइटिस सबसे कॉमन होता है? तीनों कार्डाइटिस में सबसे कॉमन तरह का कार्डाइटिस होता है एंडोकार्डाइटिस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्डाइटिस इज एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि लगातार ब्लड गुजरता है और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड कर सकता है। कौन से कार्डाइटिस से हार्ट फेलियर हो सकता है? कौन से कार्डाइटिस से हार्ट फेलियर हो सकता है? तो देखो, एंडोकार्डाइटिस यदि है, ये हार्ट का वाल्व, हार्ट के चारों वाल एंडोकार्डियम में पाए जाते हैं। एंडोकार्डाइटिस हुआ इसका मतलब वाल जो है वो इन्फ्लाम हुआ और वाल नैरो हो गया। बताओ, एंडोकार्डाइटिस होने पर हार्ट के वाल क्या हो जाएंगे? नैरो। अभी अभी अपन ने बीमारी पड़ी है, एक वाल नैरो हो जाए तो ही हार्ट फेलियर हो जाता है। एक वाल नैरो हो जाए तो ही हार्ट फेलियर हो जाता है। यहां तो चारों वाल नैरो हो रहे हैं। द कंडीशन ऑफ एंडोकार्डाइटिस लीड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। निम्न में से कौन सा कार्डाइटिस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज करेगा? आंसर है एंडोकार्डाइटिस, बिकॉज इट लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट वाल्व। तीनों में से कौन सी कंडीशन को इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट वाल्व के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी कंडीशन को इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट वाल्व भी बोलेंगे? तो आंसर है एंडोकार्डाइटिस। तो इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस डिसऑर्डर में ये तीनों कार्डाइटिस पढ़ेंगे अपन। इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम इज पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डियम इज मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डियम इज एंडोकार्डाइटिस। सबसे कॉमन कौन? एंडोकार्डाइटिस। किसकी वजह से एमआई हो सकता है? मायोकार्डाइटिस। किसकी वजह से सीएचएफ हो सकता है? एंडोकार्डाइटिस। क्यों होगा? वाल नैरो हो जाएंगे। एक वाल के नैरो होने से हार्ट फेल हो सकता है। यहां तो सारे के सारे वाल नैरो हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। सारे के सारे बीमारियों का पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बता दी। देखें, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसके बारे में बता दिया। इसका बेसिक कंसेप्ट दिमाग में रखना, कार्डियक आउटपुट का कम होना और कंजेशन होना। इसके अलावा वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर में एक साइड के बताएं मैंने, दूसरे साइड के भी सेम होंगे और सबसे हार्ट फेलियर होगा।
उसके अलावा इन्फ्लामेटरी हार्ट डिसऑर्डर में एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। अब इनको पीपीटी के माध्यम से अपन डिस्कस करें। डिसऑर्डर ऑफ सीवीएस जो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, परिभाषा और पैथोफिजियोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देख लें डेफिनेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीवीडी। कौन कौन सी बीमारी? हाइपरटेंशन। परिभाषा देखें इसकी। इट इज डिफाइंड एज परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90। 140/90 गलत हो गया इसमें, 140/90। पैथोफिजियोलॉजी में दो फैक्टर पर डिपेंड है, कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सीएडी में तीन बीमारी हैं। पहली बीमारी कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल अपॉन द इनर लेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इससे एंजाइना और एमआई हो सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन, इश्केमिया टू मायोकार्डियम। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस बता दिया था लास्ट लेक्चर में, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। एमआई देखें, इट इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फाक्शन टू मायोकार्डियम विच अकर ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय ए थ्रोम्बस। इसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। द प्रोग्नोसिस ऑफ एमआई डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, अमाउंट ऑफ थ्रोम्बस कितना है और लोकेशन ऑफ थ्रोम्बस इन कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट ये देखें नॉर्मल ब्लड फ्लो, इसमें दिखाया हुआ है, ये इस पर ये प्लग जमा हुआ है, दैट इज द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। इस कंडीशन की वजह से एंजाइना हो सकता है। और देखें ये क्लॉट थोड़ा बहुत रप्चर हुआ और ये यहां पर फिब्रिन का बैंड बन गया, दैट इज द क्लॉटिंग। और क्लॉटिंग होगी तो कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? एमआई। ये नॉर्मल ब्लड फ्लो, दैट इज द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस विच लीड टू एंजाइना पेक्टोरिस, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी क्लॉट या थ्रोम्बस विच लीड टू मायोकार्डियल इन्फाक्शन। कम ऑन टू द नेक्स्ट। आज अपन ने जो पढ़ा सीएचएफ, परिभाषा देखें, इट इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ हार्ट मसल टू पंप द एनफ ब्लड विच आर रिक्वायर फॉर मेटाबॉलिक नीड ऑफ टिश्यू। इट इज ए क्रोनिक कंडीशन विच लीड टू कंजेशन। इट इज ए क्रोनिक कंडीशन विच लीड टू कंजेशन, या तो पल्मोनरी या सिस्टेमिक। सो हार्ट फेलियर इज नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसलिए इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का बेसिक कंसेप्ट, कार्डियक आउटपुट कम होगा और सिस्टेमिक कंजेशन होगा या पल्मोनरी कंजेशन होगा। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में सिस्टेमिक और लेफ्ट साइडेड में पल्मोनरी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डील किया कि कैसे पता लगाओगे हार्ट फेलियर है या नहीं, और है भी है तो कितना है। उसके लिए अपन देखेंगे इजेक्शन फ्रैक्शन, स्ट्रोक वॉल्यूम बटे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम गुणा 100। नॉर्मल इंसान का 55 से 65, 50 से कम होना हार्ट फेलियर। वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर में देखें स्टीनोसिस, इट इज डिफाइंड एज ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर चैम्बर ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ हार्ट वाल्व। Regurgitation, backflow of blood from lower chamber to upper chamber due to the incomplete closure of heart valve. Valvular prolapse, protrusion of valvular leaflet into the upper chamber during the closure of valve. Prolapse होगा तो regurgitation होगा। The all valvular disorder lead to CHF, यानी जितने भी valvular disorder हैं सभी से किसको लीड करेंगे? CHF को। राइट साइडेड वाल खराब होते हैं तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, और लेफ्ट वाले वाल खराब होते हैं तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा। कम ऑन टू द लास्ट, इन्फेक्शियस या इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम। सबसे रेयर होता है मायोकार्डाइटिस। इट मे लीड टू एमआई, यह एमआई को लीड कर सकता है। और लास्ट एंडोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट वाल्व, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई, इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट वाल्व,
इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट वाल्व और एंडोकार्डियम सबसे कॉमन तरह का होता है और इट में लीड टू CHF। इसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे डिसऑर्डर की परिभाषाएं हो गई। एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक अभी तक का पार्ट समझ में आया। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।